हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? तो बच्चों देखिए, हमारी जो पिछली क्लास हुई अभी तक, मतलब लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच में किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितना है, कैसे बताएंगे। तो पूरे सर्किट का एनालिसिस कि वो सर्किट मिलकर कितने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, टोटल कितना करंट वो ड्रॉ करेगा एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से, है ना, वो सब हम लोग सीख रहे थे। तो लास्ट क्लास में तो हम डिस्कस कर रहे थे सिमेट्री कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रिवेलिंग सिमेट्रीज हैं उनको एक्सप्लोर करके हम बड़ी ही आसानी से जो सर्किट हैं हमारे उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर किए, आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लिया है ना, सिर्फ रेजिस्टेंस को ही सर्किट का एलिमेंट माना है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का तो रेजिस्टेंस सिर्फ एक एलिमेंट है। रेजिस्टेंस जैसे ही और कंपोनेंट या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सर्किट में, जैसे कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। सिमिलरली इंडक्टर होता है ना। इंडक्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी जब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, देन वी विल डिस्कस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर की कोई इंपॉर्टेंस डीसी सर्किट्स में नहीं है ना। ये बात भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है। कैपेसिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अभी पढ़ेंगे हम आगे कि कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंबाइन किए जाए तो कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा। तो वो अभी थोड़ा मतलब एक तरह से कहा जाए एडवांस स्टेज है, तो अभी तो हम बेसिक लेवल डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोग की जो क्लास है, हमारा जो डिस्कशन है, दिस इज अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेल और बैटरी। देखिए, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में को हम किसी बैटरी से या किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस एक चार्ज का फ्लो जनरेट होता है ना, और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम उसको हम करंट कहते हैं ना। तो एक तरह से सेल या ईएमएफ ही वो एलिमेंट है जो एक्चुअली चार्ज के फ्लो को जनरेट कराता है ना। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी हमारा जो कंडक्टिंग एलिमेंट है किसी भी सर्किट में, उसका वो चार्ज को इजीली फ्लो नहीं होने देता अपने अक्रॉस। वो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, चार्ज के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और हम जानते भी हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन या ये जो अपोजिशन शो करता है कंडक्टिंग मीडियम टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब जब चार्ज को किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करना है, चार्ज को फ्लो करना है किसी कंडक्टिंग मीडियम से, तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। विदाउट एनर्जी वो कैसे रेजिस्टेंस को ओवरकम करके फ्लो कर सकता है कंडक्टिंग मीडियम के अक्रॉस। तो चार्ज रिक्वायर सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना टू फ्लो अक्रॉस द सर्किट, टू फ्लो अक्रॉस द कंडक्टिंग मीडियम। ये एनर्जी कहां से आती है ना चार्ज के पास? एक तो ये तो हम जानते हैं कि भाई थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई थर्मल मोशन जो है वो रैंडम मोशन होता है। तो कोई नेट फ्लो चार्ज का थर्मल मोशन से जनरेट नहीं होता है ना। वो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल मोशन देखें तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन उसके किसी न किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो नेट फ्लो तो तभी जनरेट होता है जब हम कोई ड्राइविंग एलिमेंट, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट सर्किट के अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करें जो एनर्जी प्रोवाइड करे फ्री चार्ज कैरियर्स। तो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो काम है फ्री चार्ज कैरियर्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का, है ना, उनको इतनी एनर्जी देने का कि वो रेजिस्टेंस के को ओवरकम करके उसके ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट मूव कर सके, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव कर सके किसी भी सर्किट में, कंडक्टर में ना। वो काम होता है हमारा सेल का या बैटरी। ठीक, तो बेसिकली टुडे आवर डिस्कशन इज अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी। ठीक, तो इसमें देखिए आज हम फोकस करेंगे इन तीन टर्म्स पर। ईएमएफ, EMF stands for electromotive force,
टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझना है कि सेल जो है हमारा वो एक ऐसा एलिमेंट है सर्किट का जो सर्किट के अक्रॉस जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जो हमारे कंडक्टिंग पाथ हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं सर्किट की, उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फ्लो कर सके। अच्छा, सेल के अंदर एनर्जी कहां से आती है ना, तो सेल को कहा जा सकता है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेल फ्री चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनको समझने के लिए लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द सेल और अ बैटरी। मान लीजिए हम एक लेड एसिड बैटरी कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर द वर्किंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो एक कंटेनर के में हम क्या करते हैं, दो कंडक्टिंग रॉड्स या दो कंडक्टिंग प्लेट्स इस तरह से कनेक्ट कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ ओवरव्यू हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हमको तो जनरली फिजिकल एस्पेक्ट देखना है इसके, लेकिन क्या ईएमएफ को समझने के लिए ये जरूरी है ना। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी वर्किंग हम लोग देखेंगे इसकी। ये जो दोनों हमारे कंडक्टिंग प्लेट्स या कंडक्टिंग रॉड्स हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स ना, ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉड्स। इसमें से एक को हम कहते हैं एनोड, एक को हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, और जहां तक मैं सही हूं, एनोड जनरली वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और कैथोड वो टर्मिनल होता है बैटरी का या सेल का जहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं तो एक बैटरी के या एक सेल के अक्रॉस क्या होता है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। या आप जानते हैं भाई, केमिकल रिएक्शंस जो है उनका दो कैटेगरी में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो रिएक्शन होने पर वो अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट से एनर्जी लेती हैं। रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एनवायरमेंट से चाहिए होती है। तो उसमें क्या है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से एनर्जी एक्वायर करके और फिर रिएक्शन कंप्लीट होती है, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ऐसे ही क्या होता है कि जो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होगी, सराउंडिंग्स के लिए एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उससे एनर्जी रिलीज होगी, उसी रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जनरली, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिडॉक्स नेचर की होती है ना, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो इस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन से ही एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सेल इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं सर्किट में कंडक्टर के अक्रॉस, उनको फेड करता है। ठीक है, चलिए वापस यहां पे आते हैं हम। तो जनरली लेड एसिड बैटरी में, अच्छा ये हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम एक एक्वस सॉल्यूशन ना, और जनरली वो सॉल्यूशन ऐसे मटेरियल का लेते हैं जिसमें आयनिक बॉन्डिंग हो, मतलब जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। एक लेड एसिड बैटरी में डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, है ना। और ये हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं लेड एसिड बैटरी में, जो एनोड है वो हमारा लेड पेरोक्साइड का होता है ना, PbO2।
और जो कैथोड है वो प्योर लेड ना, कैथोड जो है वो प्योर लेड है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स जिसमें एनोड लेड पेरोक्साइड, लेड डाइऑक्साइड मतलब PbO2, और जो हमारा कैथोड है वो प्योर लेड का होता है। अब अगर मैं इसके केमिकल रिएक्शन की बात करूं कि किस तरह से रिएक्शन होती है इनसाइड दी सेल, तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ये डिसोसिएट हो जाता है 2H+ आयंस और SO4- आयंस, ठीक है। डबली आयनाइज्ड SO4 नेगेटिव आयंस में और 2H+ आयंस में ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 ये ब्रेक होता है। अब इसमें जो ये हमारे पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस हैं ये एनोड की तरफ जाते हैं, जिसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें कि ये जो दोनों हाइड्रोजन आयंस हैं ये क्या करते हैं, ये इस लेड पेरोक्साइड से, लेड डाइऑक्साइड से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर दे गेट्स कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन एटम, नेसेंट हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं अगर लिखूं, मैं लिख सकता हूं एट एनोड, जो ये रिएक्शन होती है एट एनोड, वी कैन से दैट व्हाट हैपेंस दैट 2H+ आयंस they accept 2 electrons from the anode, from the lead dioxide or lead peroxide electrode, and they get converted into 2 hydrogen atoms, nascent hydrogen atoms. अब होगा क्या कि जो लेड ऑक्साइड हमारी ये रॉड है इलेक्ट्रोड, इस पर 2 एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, बिकॉज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो 2 एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री यूनिट समझते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज इस इलेक्ट्रोड पर आ जाए। फिर ये तो हमारा एनोड की कहानी हो गई। फिर ये जो सल्फेट का मतलब हमारे जो ये SO4 आयंस हैं, ये SO4 आयंस जाते हैं लेड पर, और ये SO4 आयंस लेड को 2 इलेक्ट्रॉन, जो इनके 2 इलेक्ट्रॉन है वो लेड को दे देते हैं। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है SO4 आयंस का, हम लिख सकते हैं एट कैथोड डबली आयनाइज्ड SO4 आयंस they reduces to रेडिकल सल्फेट, है ना, ये रेडिकल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से। तो ये रेडिकल सल्फेट जो है ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो अभी आगे रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है एनोड पर। एनोड पर जो हमारा लेड ऑक्साइड है PbO2, ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम है इनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड और वाटर। ये जो लेड ऑक्साइड है ये इंटरमीडिएट मटेरियल है, मतलब इट फर्दर रिएक्ट्स विद H2SO4 to produce lead sulfate and water. So this is the reaction that actually occurs at the anode. कैथोड पर हमारे क्या रिएक्शन चलती है इधर, तो इधर क्या है, जो ये हमारे सल्फेट मतलब रेडिकल सल्फेट बना, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, ये रेडिकल सल्फेट क्या करता है, लेड के साथ कंबाइंड होकर लेड सल्फेट फॉर्म करते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास में प्रोडक्ट आता है दैट इज लेड सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जैसे यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है, दे ऑक्सीडाइजेस इनटू हाइड्रोजन, these 2 hydrogen ions, they oxidizes to form nascent hydrogen atoms by accepting 2 electrons from the lead oxide electron, due to which charge equivalent to 2 elementary units appears on the electrode on this anode. Anode पर हमारे 2 elementary unit के बराबर पॉजिटिव चार्ज appear होता है। इसी तरह से कैथोड पर हमारे जब SO4 आयंस का रिडक्शन होगा, है ना,
तो उनके रिडक्शन की वजह से जो हमारा कैथोड है, उस कैथोड पर 2 एलिमेंट्री यूनिट के बराबर नेगेटिव चार्ज अपियर होगा। ठीक है, तो यही इसी तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। मान लीजिए फिर नेक्स्ट इसी तरह से अगला हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा, फिर 2 हाइड्रोजन एटम में और एक SO4 माइनस एटम में, फिर इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो फिर वापस जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस में देखिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन वो तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज इस पर एक्यूमुलेट हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। और यहां पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कैथोड, वो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उस पर हर एक SO4 जो आयन है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। तो धीरे धीरे इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है किस पर, कैथोड पर। तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस हमारा कब तक चलेगा, तो है क्या है कि जब ये आयनाइजेशन होता है इनका, हाइड्रोजन मतलब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस में SO4 माइनस आयंस में जब ये डिसोसिएट होता है तो इन आयंस के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो दे गेन सम काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे मूव टू दी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर। अच्छा स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं था तो इनके लिए आसानी थी, H+ आयंस इजिली एनोड पर और SO4 माइनस आयंस इजिली कैथोड पर मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये एक पेयर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उन पर चार्ज अपियर होता है। अब देखिए ये एनोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन आयंस जो है वो भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज है, तो होगा क्या, इनको इधर मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको रिपल करने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा पॉजिटिव चार्ज में। ऐसे ही SO4 माइनस जो कैथोड है हमारा उस पर नेगेटिव चार्ज अपियर हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयंस को। अगला जो सल्फेट आयन आएगा उसको ये क्या करेगा, ये रिपल करेगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब जब तक इनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, आयंस के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिपेल करके मतलब ओवरकम करके भी, रिपल्शन हो रहा है लेकिन वो है ना कि भाई कोई चीज आपको रोक रही है, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो आप उसको हटा के चले जाओगे आगे, है ना। तो जब तक इतनी एनर्जी है इनके पास कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर सके, तब तक ये मूव करते रहेंगे और ये रिएक्शन चलती रहेगी और हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हर एक ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, हर एक रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर वो इंक्रीज होता जा रहा है ना, वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होगी, मतलब वो सफिशिएंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनको नहीं मिलेगी कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच पाए। तब इन आयंस का मूवमेंट यहां पर रुक जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस स्टेट में, इस सैचुरेशन स्टेट में वो मैक्सिमम हो। ठीक है, वो मैक्सिमम हो। यही जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस लेड एसिड बैटरी, है ना, जब इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस हमारा, मतलब इस प्रोसेस में ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यही ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं है ये पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन अपीयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी। किसी भी सेल और बैटरी के जो एंड्स, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं, उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ कहलाता है। और अभी हम पढ़ेंगे
कि जब एक्चुअली सेल को हम किसी भी सर्किट के या कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तब उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ से घट जाता है, ईएमएफ के बराबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो भी पढ़ेंगे हम आगे। चलिए इसी क्योंकि अभी लेड एसिड बैटरी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो इसी की वर्किंग देख लेते हैं आगे। तो होगा क्या कि मान लीजिए अब आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आपने अप्लाई किया, फेड किया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस, जिसका कुछ भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका कोई घर का हाउस होल्ड सर्किट हो सकता है, जिसमें आपके पंखे, टीवी, फ्रिज ये सब यूज हो रहे हैं, या किसी एक इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिकल सर्किट हो सकता है जहां पे कुछ मशीन्स वगैरह कनेक्टेड है, कैसा भी हो। तो ये कुछ लोड हमने कनेक्ट कर दिया। लोड मतलब कुछ रेजिस्टेंस, लोड कहते हैं जो करंट ड्रॉ करेगा सर्किट से। तो जनरली जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको लोड कहा जाता है ना। तो ये कुछ लोड हमने फेड किया सेल के अक्रॉस। अब सेल क्या करेगा, इसके भाई ये हाई पोटेंशियल एंड है एनोड, कैथोड लो पोटेंशियल एंड है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के टर्मिनल्स के अक्रॉस प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, और जैसा मेटेलिक एलिमेंट्स का हम ये माने कि सर्किट में हम सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक एलिमेंट्स को, कंडक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं अभी से, है ना, मेटेलिक एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो उसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो हमारे जनरली इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम थर्मल मोशन परफॉर्म कर रहे थे वो क्या होंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट हो जाएगा यहां से यहां तक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट होगा सर्किट में। और ये हम जानते हैं कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन हम ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसके अपोजिट ले सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इस प्रोसेस में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करने के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारा सेल, क्योंकि सेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उनका एक्सीलरेशन होगा, तो वो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। हालांकि वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की धीरे मतलब हर कोलिजन में पॉजिटिव आयन के साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो लॉस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, कंटिन्यूअस ये फील्ड एक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव कर सके। अब और बात करें तो होगा क्या कि आगे मान लीजिए कि जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन, इस पूरे सर्किट में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आएगा और अपने बराबर के एक पॉजिटिव चार्ज को, एक एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। उसी टाइम पर यहां से इलेक्ट्रोड से एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में एंटर कर जाएगा, जिससे कि टोटल फ्री चार्ज कैरियर्स हमारे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर डिपॉजिट होगा, अपने बराबर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक उसी इंस्टेंट पर एट द सेम टाइम वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब फ्रॉम द कैथोड लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विल एंटर इनटू द सर्किट, ठीक है, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्किट में हमेशा उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, इसका थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। तो होता क्या है कि सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा, जब चार्ज का फ्लो होगा, तो ड्यू टू दिस चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो सैचुरेशन आई थी ये किस वजह से आई थी, ये तो इस चार्ज के लिए आई थी। मान लीजिए पहले इस पर चार्ज प्लस क्यू और इस पर चार्ज माइनस क्यू डिपॉजिट हो गया था, इसकी वजह से सैचुरेशन आई थी। अब जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा, इन पर चार्ज थोड़ा सा कम होगा, ये आयंस भाई इतने चार्ज पर ही तो ये रुक सकते हैं, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही तो इन आयंस को मूव करने से, इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचने से, एक्यूमुलेट होने से रोक रहा था। अब जैसे ही ये चार्ज थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ये आयंस का मूवमेंट वापस स्टार्ट हो जाएगा, वापस जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो
एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज होंगे, जो SO4 माइनस माइनस साइंस है ये कैथोड पर जाकर रिड्यूस होंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये चार्ज सप्लाई करने लगेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमारा जो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स पर वो कांस्टेंट हो जाए। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन की, अब इस जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, पहले तो हमने देखा, पहले तो कितना था, जब हमने ये कनेक्ट नहीं किया था सर्किट को, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ, और जनरली ईएमएफ को हम ई से सिंबलाइज करते हैं, एप्सिलॉन से सिंबलाइज करते हैं, जो ग्रीक सिंबल होता है परमिटिविटी के लिए जो यूज करते थे एप्सिलॉन, उसी से सिंबलाइज करते हैं। तो क्या अब जैसे हमारा हमने करंट मतलब सर्किट को के अक्रॉस फेड किया, रेजिस्टेंस या लोड फेड किया सेल के अक्रॉस, और सेल से करंट ड्रॉ हुआ, तो हम बात कर रहे थे कि भाई सडनली टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाएगा। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो इंटरनली सेल में वापस जो हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे इनका आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, और फिर वही कि हाइड्रोजन आइंस यहाँ एनोड पर आकर ऑक्सीडाइज होंगे, SO4 माइनस माइनस आइंस हमारे कैथोड पर जाकर वापस इनका रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज सप्लाई करने लगेंगे। तो ये चार्ज सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से जो चार्ज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, है ना। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस वापस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा? नहीं। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ईएमएफ के बराबर होगा, कि ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा या ईएमएफ से कम आएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ सर्किट में की वजह से क्या है, जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स पर, जब करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज का एक्यूमुलेशन घट रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचकर सर्किट से फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है उसी इंस्टेंट पे। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज घट रहा है। तो जो चार्ज एक्यूमुलेटेड है हमारा इलेक्ट्रॉन्स पर ना, वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये चार्ज एक्यूमुलेटेड कितना होगा, ये भी इस पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है ना। जो सैचुरेशन स्टेट आती है पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड करती है। देखिए, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं, मान लीजिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, इसको मैं रब कर देता हूं। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ शोइंग दी वेरिएशन ऑफ यहां बना देते हैं, ग्राफ शोइंग दी वेरिएशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द इलेक्ट्रोड एट द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, है ना। हम ये देखें कि भाई बेसिकली जब हमारे टर्मिनल्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तब जो हमारा आयंस थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रोड्स की तरह, और चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज वो बहुत ज्यादा था, बहुत तेजी से चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, वो इन आयंस के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अपोज करता है आयंस के मूवमेंट को, और जिसकी वजह से जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है, जिस रेट के साथ में चार्ज इन इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो रहा है, वो स्लो होता जाता है। और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस जो सैचुरेशन स्टेट है वहां पर पहुंचता है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है ईएमएफ के बराबर, जो आयंस का मूवमेंट है वो रुक जाता है ना। तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं शोइंग दी वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ accumulation of charge on the electrodes or potential difference of electrodes, potential difference between electrodes. हम देखें, जब हमारा क्या कहते हैं ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है, जब टर्मिनल्स के इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ना जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव इस पे एनोड पर ना कैथोड पर, इनिशियल स्टेज में, तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है, वो सबसे ज्यादा तेज होता है।
क्योंकि तब फ्रीली मूव कर पाते हैं, है ना। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा होगा। एक तो पॉइंट यहां आएगा हमारा। फिर हम देखें जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो मैक्सिमम हो जाएगा, कितना, ईएमएफ के बराबर। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा ईएमएफ के बराबर, और जब जैसे ही ईएमएफ के बराबर होगा, मैक्सिमम होगा, तो जो आइंस का मूवमेंट है टू द इलेक्ट्रोड्स वो बंद हो जाएगा बिल्कुल। ये रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कैथोड का सल्फेट नेगेटिव आइंस पर और एनोड का पॉजिटिव आइंस पर रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि ये पहुंच ही नहीं पाएंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तक। तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जीरो तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ के बराबर होगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। तो यहां से हम जो रिलेशन है इनके बीच में वो कैसा भी भाई ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता है ना, ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। अभी हमको एक्चुअल नेचर नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा रिलेशन लेके चलते हैं, सबसे सिंपलर रिलेशन लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है ना, जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम ग्राफ आएंगे, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है ये लीनियर आएगा, है ना। जस्ट सबसे सिंपलर रिलेशन ले लेते हैं। सबसे सिंपलर क्या है, मान लीजिए लीनियर आएगा। ये ग्राफ में मान लीजिए कि इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरह से मैं ज्यूम कर रहे हैं, सिंपलेस्ट रिलेशन ले रहे हैं इनके बीच में, और ये मान रहे हैं कि ये जो ग्राफ आएगा ये ऑलमोस्ट लीनियर आएगा, है ना। ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है। ठीक है, और ये शो करता है कि भाई जब रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर ये जो मूवमेंट है आयंस का वो रुक जाएगा, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, एक और ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ क्या है, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग। रेट ऑफ डिस्चार्जिंग मतलब जो इलेक्ट्रोड्स पर हमारा, जब हमने सेल को एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस, जो हमारा लोड है उसके अक्रॉस सेल को कनेक्ट किया और लोड ने सेल से करंट ड्रॉ किया, तो हम जानते हैं इस मैकेनिज्म में जो हमारा कैथोड है उसकी नेगेटिव पोलैरिटी, उसका नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उस पर जो नेगेटिव एक्यूमुलेटेड चार्ज है वो कम होगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड, उस पर भी जो पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिटेड है वो कम होगा, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसमें हम क्या है, बैटरी की या हमारे सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है ना। डिस्चार्जिंग, जो हमने चार्ज इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है सेल। तो जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो ये तो हम जानते हैं कि भाई तब जो मूवमेंट है या ये जो करंट है ना सर्किट के अक्रॉस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस स्प्रेड करोगे करंट उतना ज्यादा आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होगा। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो फ्लो है चार्ज का, मतलब करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। आली बात समझ में। तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब जो करंट है, वो भी इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो तो ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहीं पर इसी ग्राफ के साथ एक और ग्राफ ड्रॉ करूं, एक और वर्टिकल एक्सिस दे देता हूं इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये एक और वर्टिकल एक्सिस मैंने ले लिया, और यहां इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं रेट ऑफ डिस्चार्जिंग। जिस रेट के साथ में जो चार्ज है ना, जिस रेट के साथ में जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन से वो डिक्रीज हो रहा है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग मतलब चार्ज डिक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज यहां पर यूनिट टाइम डिक्रीज होगा मतलब उतना ही चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली वो तो करंट है। रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मतलब करंट, है ना। तो ये हम जानते हैं ये ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये तो हम जानते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर अक्रॉस ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स ना, कंडक्टर के अक्रॉस करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। बार बार मेरे से दोबारा ड्रॉ कर देता हूं मैं। देखिए ये दोनों ग्राफ जो है हमारे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा इस ग्राफ को समझिए, ये तो हमारा वो जो हम ओम्स लॉ ड्रॉ करते हैं, ओम्स लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, कि करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ है। और ये हम जानते ही हैं कि भाई करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप समझ सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा ना, वो इस सर्किट के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने करंट ले रखा है और एक्स एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो जो स्लोप आएगा वो I अपॉन बी होगा। I अपॉन बी विल बी इक्वल टू 1/r। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा हमारा स्लोप इस ग्राफ का, है ना। एक मिनट चलिए, तो यहां पर ये हमारा एक पॉइंट आएगा जहां पर लेटर से दिस विल बी पी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों कर्व हमारे इंटरसेक्ट कर। अब इसका मतलब क्या, देखिए ये तो मैंने ग्राफिकली आपको समझाया। इसका मतलब क्या है, जैसे ही करंट ड्रॉ होना शुरू होगा वापस से यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ के बराबर था। डिस्चार्जिंग की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ वो डिक्रीज होगा ना, वो डिक्रीज होना क्योंकि वो चार्ज जो है वो सर्किट में फ्लो होना शुरू होगा तो ये घटेगा। लेकिन वैसे ही फिर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ, यहां पर हमारा ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, आयंस इधर जाएंगे, SO4 माइनस माइनस आयंस इधर जाएंगे, वो वापस शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फिर चार्ज बढ़ने लगेगा। अब अगर हमारा रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज्यादा है, ज्यादा तेजी से चार्ज कम हो रहा है पर यूनिट टाइम, जो चार्ज कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, डिस्चार्जिंग जो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की सेल की वो ज्यादा है, वो तेज है, वो फास्ट है। और एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जो है वो स्लो है, वो धीरे धीरे। मान लीजिए जैसे ये है कि मैं आपको दे रहा हूं 100 रुपए और ले रहा हूं आपसे 200 रुपए, तो आप नेगेटिव डेप्ट में चले जाओगे ना, आपके पास जो पहले से इकट्ठा पैसा था वो और कम होता रहेगा। आ रहे हैं 100 रुपए, जा रहे हैं 200 रुपए। ठीक है, तो आपका जो इकट्ठा पैसा है उसमें से आप हर एक क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन में 100 रुपए आपका लॉस हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए तो क्या होगा, ईएमएफ हमारा डिक्रीज होगा, एक्यूमुलेशन चार्ज का उतना तेजी से है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। आ रही बात समझ में। और वहीं पर अगर हमारा रेट ऑफ डिस्चार्जिंग स्लो हो, एक्यूमुलेशन फास्ट हो, एक्यूमुलेशन फास्ट हो मतलब मैं दे रहा हूं आपको मान लीजिए 200 रुपए, ले रहा हूं आपसे 50 रुपए, तो एक तरह से 150 रुपए आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो वहीं पर क्या है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। अब ये दोनों ही जो है, इनको ये समझिए कि ये दोनों ही जो हमारे प्रोसेस है, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग उतना फास्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग उतना फास्ट होगा, उतनी तेजी से, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो उतनी तेजी से सेल चार्ज सेल पे कम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन उतना कम होगा, क्योंकि ये आयंस पर रिपल्शन उतना ज्यादा लगेगा, ये उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तेजी से घटेगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था तो करंट तो बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, बहुत तेजी से सेल चार्ज सेल पर घट रहा है, लेकिन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज स्लो है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी ज्यादा है, तो ज्यादा आयंस को मूव नहीं करने दे रहा है, तो एक्यूमुलेशन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज स्लो है, तो क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज घटता जाएगा। बाहर तेजी से फ्लो कर रहा है, इकट्ठा स्लोली हो रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कम होता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कम होगा,
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा इलेक्ट्रोड्स का, वैसे ये रेट ऑफ डिस्चार्जिंग भी कम होती जाएगी, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम होती जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? रेट ऑफ डिस्चार्जिंग की वैल्यू कम होती जाएगी और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज उतना ही बढ़ता जाएगा, उतनी तेजी से चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारा सैचुरेशन पॉइंट, एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर रेट ऑफ डिस्चार्जिंग और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज दोनों बराबर हो। उस इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो यही पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ये वैल्यू आएगी V पोटेंशियल डिफरेंस की, ये वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है जिस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर सेल जो है वो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या सेल जो है सर्किट के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। इसमें जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम यहां पर इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस, इन दिस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, उतना ही चार्ज यहां पर इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा इन दिस क्लोज्ड सर्किट। तो ये बात है समझ में आपको। होगा क्या कि जब सेल हमारा ओपन सर्किट में था, जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो हमारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, कितना? ईएमएफ के बराबर। लेकिन जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया, एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया सेल को, एक्सटर्नल सर्किट ने एनर्जी ड्रॉ करनी शुरू कर दी, चार्ज ड्रॉ करना शुरू कर दिया, करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया ना, एक तरह से एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट को और फ्री चार्ज करिए उसको मूव कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा सेल की डिस्चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में घटने लगेगा। तो ये जो हमारी प्रोसेस पहले रुक गई थी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अटेन करने की वजह से वो वापस शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में डिस्चार्जिंग फास्ट होगी, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, ये जो चार्ज का इकट्ठा होना है वो स्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम होती जाएगी और ये हमारा रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर दोनों ये रेट ऑफ एक्यूमुलेशन और रेट ऑफ डिस्चार्जिंग बराबर हो जाएंगे। वहां पर क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्लोज्ड सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल और टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल और बैटरी, जब सेल से या बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ होगा, ये कहलाता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, समझ रहे? और डिफरेंस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ, डिफरेंस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ, इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट, है ना। जितना हमारा लॉस्ट हो गया, हम देखें, हमको सेल जो है ओपन सर्किट में हमको बताया गया था कि भाई ये 12 वोल्ट का है। ओपन सर्किट में मतलब हमको जब हम सेल खरीद के लाए, जब हम बैटरी लेके आए बाजार से, तो हमको कहा गया ये 12 वोल्ट की है। लेकिन जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये 9 वोल्ट की रह जाएगी। सर्किट में जब हम इसको एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम से थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो 3 वोल्ट क्या हो गए हमारे, लॉस्ट हो। तो ये जो डिफरेंस है ईएमएफ का और टर्मिनल वोल्टेज का, ये लॉस्ट वोल्ट कहलाता है। ठीक है, ये बात है समझ में। अच्छा, इसमें देखिए जो लॉस्ट वोल्ट की वैल्यू है, जो लॉस्ट वोल्ट की वैल्यू है ना, कितना लॉस हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट पे डिपेंड करता है। कितना करंट हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो एक्सटर्नल लोड है, वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। मान लीजिए एक्सटर्नल सर्किट का हमारा रेजिस्टेंस कम है, कारण अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो करंट जो ड्रॉ करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो ज्यादा होगा। वो ज्यादा होगा तो वहीं पर मैं अगर मान लीजिए इसको ज्यादा करंट के लिए ड्रॉ करूं, इसी ग्राफ को, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग को ज्यादा करंट के लिए ड्रॉ करूं कि रेजिस्टेंस कम है, स्लोप ग्राफ का ज्यादा है, तो जैसा भी मैंने बताया स्लोप रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल आएगा इस आईवी ग्राफ में। तो हमारा ये जो सैचुरेशन पॉइंट है वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो लॉस्ट वोल्ट की वैल्यू क्या होगी,
बढ़ जाएगी, ज्यादा पोटेंशियल लॉस्ट होगा, टर्मिनल वोल्टेज कम आएगा। तो एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो है हमारी, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो कितना है। वो जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा सेल से, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग जितनी फास्ट होगी, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू उतनी कम आएगी, लॉस्ट वोल्ट उतना ज्यादा। ठीक है, ये समझे बच्चों। अब देखिए इसको किस तरह से समझे हम, ये बात आप समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।